नमस्कार, मैं मेघा रानी आप सभी के बीच उपस्थित हूँ श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास राग दरबारी लेकर। तो बहुत ही जल्द ये सीरीज़ समाप्त होने वाला है और आज हम लोग 33वां अध्याय अध्ययन करेंगे और आगे की कड़ी में जानेंगे कि उपन्यास में आगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे न्यायशास्त्र की किताबों में लिखा है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। वहीं यह भी बढ़ा देना चाहिए कि जहाँ बस का अड्डा होता है वहाँ गंदगी होती है। शिवपालगंज के बस अड्डे की गंदगी बड़े नियोजित ढंग की थी। गंदगी प्रसार योजना को आगे बढ़ाने वाले कुछ प्राकृतिक साधन वहाँ पहले ही से मौजूद थे। अड्डे के पीछे एक समुद्र था, यानी कम से कम एक झील थी जो बरसात में समुद्र से दिखती थी। दरअसल ये झील भी नहीं थी। जाड़ों में वह झील थी, बाद में छोटा सा पोखर बन जाती थी। गंदगी की सप्लाई का वह एक नैसर्गिक साधन था। शाम सवेरे वह जनता को खुली हवा देता था और खुली हवा के शौचालय की हैसियत से भी इस्तेमाल होता था। सुबह होते ही शर्मदार के लिए सींक की आड़ काफ़ी होती है। इस सिद्धांत पर वहाँ उगने वाले घास के हर तिनके के पीछे एक एक शर्मदार आदमी छिपा हुआ नजर आता था। बहुत से ऐसे भी लोग थे जो भाइयों और बहनों, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है वाली सच्चाई से बिल्कुल खुले में बैठकर और सीख की आड़ भी न लेकर अपने आप को पेश करने लगते थे। इस मौके से फायदा उठाने के लिए शिवपालगंज के सभी पालतू सुअर सवेरे सवेरे उधर ही पहुंच जाते थे। वे आदमियों द्वारा पैदा की हुई गंदगी को आत्मसात करते, उसे इधर उधर छितराते और वहां की हवा को बदबू से बोझिल बनाने की कोशिश करते। पोखर के ऊपर से उड़कर कस्बे की ओर आने वाली हवा जिसका कभी भवभूति ने वीची वातय शीकर छोदशीतय के रूप में अनुभव किया होगा, बस के अड्डे पर बैठे हुए मुसाफिरों को नाक पर कपड़ा लगाए रहने के लिए मजबूर कर देती थी। गांव सुधार के धुरंधर विद्वान उधर शहर में बैठकर गांव में शौचालयों की समस्या पर गहन विचार कर रहे थे और वास्तव में 1937 से अब तक विचार ही विचार करते आ रहे थे। इधर बस के अड्डे पर बैठे हुए मुसाफिर नाक पर कपड़ा लपेटकर कभी जैन धर्म स्वीकार करने को तैयार दिखते, कभी सुअरों की गुड़गुड़ाहट सुनते हुए वाराह अवतार की कल्पना में खो जाते। वातावरण बदबू और धार्मिक संभावनाओं से भरा पूरा था। सुअरों के झुंड सड़क पर निकलते समय आदमियों की नकल करते। वे दाएं बाएं चलने का ख्याल न करके सड़क पर निकलने वाली हर सवारी के ठीक आगे चलते हुए नजर आते और आपसी ठेलठाल में कॉलेज के लड़कों को भी मात देते। बस के अड्डे की चहारदीवारी एक जगह पर टूट गई थी। इसका फायदा उठाकर वे सड़क से सीधे बस के अड्डे में घुसते और दूसरी ओर के फाटक से निकलकर पोखर के किनारे पहुंच जाते। उनके वहां पहुंचते ही पिकनिक और यूथ फेस्टिवल का समा बन जाता। गंदगी प्रसार योजना के अंतर्गत वहां पर बस का अड्डा बनाते समय इन प्राकृतिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया होगा। वैसे गंदगी सप्लाई करने की दूसरी एजेंसियां भी वहां पहले से मौजूद थीं। उनमें एक और एक मंदिर था जो अपने चीकट सीढ़ियों के कारण मक्खी पालन का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। उनके चारों ओर छितरे हुए बासी फूल, मिठाई के दोने और मिट्टी के टूटे फूटे संकोरे चींटियों को भी आकर्षित करते थे। दूसरी ओर एक धर्मशाला थी जिसके पिछवाड़े हमेशा यह संदेह होता था कि यहाँ पेशाब का महासागर सूख रहा है। गंदगी के इन कार्यक्रमों में ठीक से तालमेल बैठाकर छोटी मोटी कमियों को दूसरी तरकीबों से पूरा किया गया था। उनमें कुछ उनमें सबसे प्रमुख स्थान थूक का था, जिसे हर जगह देखते रहने के कारण राष्ट्रीय चिन्ह मान लेने की तबीयत करती है। हमारी योजनाओं में जैसे कागज वैसे ही हमारी गंदगी का महत्वपूर्ण तत्व थूक है। थूक उत्पादन में वहाँ पान की 10-20 दुकानें, कुछ स्थिर और कुछ गस्ती प्राइवेट सेक्टर की सरकारी मान्यता प्राप्त फैक्ट्रियों की तरह काम करती थी। थूक का उत्पादन जोर पर था। थूक फैलाने के लिए चारों तरफ कई पात्र जमीन में गाड़ दिए गए थे, जिनको देखते ही आदमी किसी भी दिशा में ऊर्ध्व दिशा को छोड़कर थूक देता था और इस खूबी से थूकता था कि सारा थूक पात्र के बाहर ही जाकर गिरा। नतीजा यह था कि चारों ओर 4 फुट की ऊंचाई तक दीवारों पर और कहीं फर्श पर थूक की नदियां कुछ कुछ उसी तरह बहती थीं जैसे सुनते हैं कभी यहाँ घी दूध की नदियां बहा करती थी।
फिर लुढ़कते और रिरियाते हुए भिखमंगे, जो संख्या में बहुत कम होते हुए भी अपनी लगन के कारण चारों तरफ एक साथ दिखाई देते। चाय की दुकानों पर चाय की सड़ी चूसी हुई पत्तियां और गंदे पानी के नापदान, आने और जाने वाली बसों की गर्द, मरियल कुत्तों को आराम गाहें और गंदगी प्रसार योजना को सबसे बड़ा प्रोत्साहन देने वाली अखिल भारतीय संस्था, मिठाई और पूड़ी की दुकानें, हलवाइयों की तोंद, उनके छोकड़ों की पोशाक। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेज के मसलों की जांच करने आने वाले थे। उनके आने में अब सिर्फ 4 दिन रह गए थे। रुपन बाबू और रंगनाथ ने सोचा कि खन्ना मास्टर के घर पर जाकर उनकी तैयारी का हालचाल लिया जाए। जब वे मंदिर और बस के अड्डे की बीच वाली पगडंडी से निकले तो उन्होंने एक दृश्य देखा। बस के अड्डे की चहारदीवारी के दूसरी ओर एक सिर ऊपर निकला था। धड़ छिपा हुआ था, ठुड्डी चहारदीवारी पर टिकी थी। सिर बिना हिले डुले मंदिर की ओर घूरता जा रहा था। उसके चेहरे पर एक चौड़ी और पर अस्वाभाविक मुस्कान थी। दूर से दिखता था कि किसी आदमी का सिर अचानक उस वक्त काटा गया है जब वह मुस्कुरा रहा था और उसे काट कर चहारदीवारी के ऊपर रख दिया गया। रुपन बाबू ने खड़े होकर इशारे से रंगनाथ की निगाह उस ओर फेरी। वे थोड़ी देर उधर टकटकी बांधकर देखते रहे। सहसा उन्होंने पहचान लिया कि यह लंगड़ का सिर है। रुपन बाबू ने उसे पुकारा तो उसका गला भी चहारदीवारी के ऊपर आ गया। दोनों उसके पास जाकर खड़े हो गए और चहारदीवारी के आर पार बातें करने लगे। रुपन ने पूछा, बस के अड्डे पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी और अब वह स्वाभाविक दिखने लगा था। उसने कहा, यहाँ कोई क्या करता है बापू? आने जाने वाले ही तो यहाँ आते हैं। वापस जा रहे हो? इसका मतलब यह है कि नकल मिल गई? कब मिली? नकल तो मैंने ले ली थी बापू, पर बाएं हाथ की मुट्ठी से उसने अपने मत्थे पर 4-5 मुक्के मारे, जैसे कोई हथौड़ा चला रहा हो। वे दोनों चुपचाप खड़े रहे। पिछली बार जब तुमको दुकान पर मिला था बापू, तुमने कितनी खातिर की थी, खरीद कर दूध पिलाया था। उसी के दूसरे दिन मुझे अपने गांव चला जाना पड़ा। खबर आई थी कि बिरादरी के घर में गमी हो गई है। गांव पहुंचते ही मुझे बुखार ने फिर दबा लिया। पूरे 17 दिन खटिया पर पड़ा रहा। कल वापस लौटा हूँ बापू। तहसील में जाकर पता लगाया तो चिड़ियाँ खेत चुग गई थी। वहाँ से बोले कि तुम्हारी नकल कई दिन पहले ही तैयार हो गई थी। नोटिस बोर्ड पर इसकी इत्तला लग गई, पर 15 दिन तक उसे कोई लेने ही नहीं आया। तब उन्होंने उसे फाड़कर फेंक दिया। नकल बनाकर 15 दिन तक रखते हैं, कोई ना ले तो फाड़ देते हैं। मुझे यह मालूम न था। कहकर उसने हंसने की कोशिश की। उन्होंने देखा वह रो रहा था। रंगनाथ ने समझाना शुरू किया, देखो लंगड़, तुम्हारे कायदा कानून जानने से कुछ नहीं होता। जानने की बात सिर्फ एक है कि तुम जनता हो और जनता इतनी आसानी से नहीं जीतती। उसने रोना बंद करके अपनी ठुड्डी चहारदीवारी पर पहले की तरह टेक दी थी और बिना पलक गिराए हुए उन दोनों को देखने लगा था। हार गए हो तो कोई बात नहीं, अपने गांव जाकर खेती करो। कुछ दिनों बाद यह घाव अपने आप भर जाएगा। खेती कैसे करूँगा बापू? खेतों का ही तो मुकदमा चल रहा है। तो चोरी करो, डाका डालो। रुपन बाबू अचानक कड़ी आवाज़ में बोले। वह थोड़ी देर तक गुमसुम खड़ा रहा, फिर जैसे कुछ सोच कर बोला, नकल की दरख्वास्त फिर से न लगा दूं? रंगनाथ ने जोर से सांस छोड़ी। कहा, लगा दो, पर इस बार एक वकील कर लो। घूस देने से चाहे बच भी जाओ, मुकदमा लड़ोगे तो वकील से नहीं बच पाओगे। वे लोग लौटकर पगडंडी पर आ गए। रुपन बाबू ने रास्ते में पड़े हुए एक कुत्ते को ठोकर मारी, पर उसने एक बार आंख खोलने के सिवा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, यह लंगड़ शिवपालगंज से बाहर रहे यही अच्छा है। यहाँ आ जाता है तो तबीयत घिस घिस करने लगती है। आदमी को देखते ही झापड़ लगाने का मन करता है। तो लगाते क्यों नहीं हो? रंगनाथ ने गुर्रा कर पूछा और सोचा, यहाँ मैं आज पहली बार गुर्रा रहा हूँ। इसी के साथ यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।